नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एयरफोर्स एक्स्ट्रा ग्रुप के लिए सामान्य विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो एयरफोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, केल्विन। ठीक है, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरे में लिखा हुआ है, निम्न में से किस समूह के सभी राशियां सदिश हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, संवेग, त्वरण, बल, विस्थापन, भार और विद्युत धारा, विद्युत तीव्रता, बलाघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, जितने भी ये राशियाँ, सभी की राशियाँ कैसी हैं, सदिश राशियाँ हैं। दोस्तों, ऑप्शन डी वाला इसके लिए करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। अब देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है। 3 में कहा गया है, निम्न में किस समूह की सभी राशियाँ अदिश हैं। किस समूह की सभी राशियाँ कैसी हैं, अदिश हैं। तो यहाँ पर भी इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, कि समय, चाल, द्रव्यमान, ताप, दाब, ऊर्जा, आयतन, घनत्व, कार्य, ये सभी राशियाँ जो है कैसी हैं, अदिश राशियाँ हैं। इससे पहले दोस्तों क्या था, इसमें था सदिश। तो ये सभी राशियाँ कैसी थी, ये सभी राशियाँ थी सदिश राशियाँ। और आगे बात की गई अदिश राशियों की, तो जितनी भी राशियाँ ये लिखी हुई हैं सभी कैसी राशियाँ हैं, अदिश राशियाँ। ठीक है, तो आप इन्हें याद कर सकते हैं अपने आप। और देखिए, नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, किसके बराबर होता है। तो आपको यहाँ पर दोस्तों बताना है कि ये किसके बराबर होता है। 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है 9.46 गुणा 10 की घात 12 किलोमीटर लिखा हुआ है यहाँ पर। और देखिए, इसके बाद में आपके लिए आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि 9.46 गुणा 10 की घात 9 मीटर। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर भी करेक्ट होगा, ए वाला भी और ए वाला भी, ए भी होगा बी भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर कहा गया मीटर, यहाँ कहा गया किलोमीटर। तो किलोमीटर करेंगे तो जाएगा 10 की घात 12 मीटर। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट, कि ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी कैसे होंगे, दोनों इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। और देखिए, इसके बाद में आपके लिए 5वां क्या है नंबर देखिएगा। 5 नंबर में कहा गया है कि जड़त्व का गुण, जड़त्व का गुण किस में होता है। लिखा है प्रत्येक वस्तु में होता है या किसी किसी वस्तु में होता है। तो आपको यहाँ पर ये बताना है। तो दोस्तों, इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, प्रत्येक वस्तु में होता है जड़त्व का गुण। ठीक है, जड़त्व का गुण किस में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है। 6 नंबर क्या लिखा हुआ है, 6 नंबर में आपसे यहाँ पर कहा गया है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो कार्य का एसआई मात्रक की बात की गई हो, तो इसके लिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, जूल। ठीक है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो ऑप्शन ए वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है। 7 में कहा गया है कि निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए, इसके लिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, सितार ध्वनि ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतर नहीं करता, तो गलत होगा। बकाया सभी माइक्रोफोन क्या होता है, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतर करता है, बिल्कुल सही है। लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में। और डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। तो ये तीनों बिल्कुल करेक्ट हैं। चौथा वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए 8 नंबर क्या लिखा हुआ है, एक अश्व शक्ति बराबर होती है, तो होती है 746 वाट के। ठीक है, तो ऑप्शन बी वाला इसके लिए राइट ऑप्शन होगा 746 वाट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में क्या कहा गया है। 9 नंबर बात की गई है कि न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। देखिए 10 नंबर क्या है, 10 नंबर में बात की गई है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब कैसा होता है, घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, या ये सभी। तो कौन सा करेक्ट होगा इसके लिए, तो यहाँ पर होगा करेक्ट ए वाला, घटता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब घट जाता है। देखिए, इसके बाद नंबर 11 में क्या कहा गया है। 11 नंबर में बात की गई है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों। तो इसके लिए करेक्ट होगा ए वाला ऑप्शन, प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए खाना जल्दी पकता है। तो याद रखिएगा कि दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। 12 नंबर क्या लिखा हुआ है, 12 में लिखा हुआ है कि पृथ्वी के तल का पलायन वेग कितना होता है। तो इसके लिए होगा सी वाला करेक्ट होगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये पृथ्वी के तल का पलायन वेग है। मतलब अगर कोई भी चीज़ आप इतनी स्पीड से फेंकेंगे बाहर तो दोबारा कहीं पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। ठीक है, तो सी वाला करेक्ट होगा इसके लिए। अब देखिए 13 नंबर क्या लिखा हुआ है। 13 में लिखा हुआ है, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है।
पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो ये कारण है पृष्ठ तनाव का, ठीक है। पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी की बूंदें जो होती हैं वो गोल गिरती हैं नीचे, तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट हुआ इसके लिए। 14 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, झूला झूलते हुए किसी लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल कैसा रहेगा? तो आवर्तकाल कैसा रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, अपरिवर्तित रहेगा। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ अगला, नंबर 15 देखिए क्या लिखा हुआ है, गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल कैसा हो जाएगा? तो आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। अगर लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। 16 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्वनि तरंग है, मतलब है कि ध्वनि तरंग कैसी तरंग है? तो यहाँ पर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। ध्वनि तरंग कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य। इसके बाद देखिए 17 नंबर क्या लिखा हुआ है, 17 में कहा गया है कि अनुप्रस्थ तरंगें किस माध्यम से उत्पन्न की जाती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? तो ये उत्पन्न की जाती हैं सिर्फ ठोस में, तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, सिर्फ ठोस में। और देखिए 18 नंबर क्या लिखा हुआ है, अनुदैर्ध्य तरंगें किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? तो ये किसमें? ये ठोस, द्रव, गैस, तीनों में, ठीक है। तो ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा, इन तीनों में। तो आप यहाँ याद रखिएगा कि अगर अनुप्रस्थ की बात की जाएगी तो सिर्फ ठोस में, और अनुदैर्ध्य का मतलब है तीनों में, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे 19 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 19 में बात की गई है कि आवृत्त का मात्रक क्या होता है? तो आवृत्त का मात्रक होता है हर्ट्ज, तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, हर्ट्ज। 20 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, 20 में है कि ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो सबसे अधिक कहाँ पर होता है? ठोस में होता है, तो ऑप्शन ए वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा, ठोस, ठीक है। और देखिए 21 नंबर क्या कह रहा है, 21 में कहा गया है कि पराश्रव्य तरंगे वे तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति परिसर कितना होता है? यहाँ पर आपको दिया गया है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, और इनमें से कौन सा होगा करेक्ट वाला? तो इसके लिए होगा सी वाला, 20,000 हर्ट्ज से अधिक है, ठीक है। पराश्रव्य तरंगें वे तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति परिसर 20,000 हर्ट्ज से अधिक है। देखिए इसके बाद 22 नंबर क्या है, 22 में कहा गया है कि शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो होती है ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 332 मीटर प्रति सेकेंड, 332 मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23, स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है, क्यों? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, स्त्रियों की ध्वनि का तारतम्य अधिक होता है इसलिए ध्वनि पतली होती है। 24 नंबर देखिए, 24 में कहा गया है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए होनी चाहिए 17 मीटर, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न में क्या कहा गया है, 25 नंबर को देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 25 में कहा गया है कि निम्न में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो गामा किरणें होती है, इनकी वेदन क्षमता जो होती है वो सर्वाधिक होती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। 26 देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, 26 में कहा गया है किस तापमान पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होते हैं? तो ये होता है -40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट जो होते हैं वो बिल्कुल एक समान होते हैं, -40 पर। इसके बाद देखिए 27 नंबर क्या कहा गया है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल, ठीक है, जूल। इसके बाद देखिए 28 नंबर क्या है, 28 में कहा गया है कि मानव शरीर का ताप कितना होता है? मानव शरीर का ताप कितना होता है? तो ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा लिखा है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं, तो ऑप्शन डी वाला होगा करेक्ट कि ए एवं बी दोनों। 29 नंबर देखिए, किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होता है? मतलब पानी का आयतन न्यूनतम होता है और घनत्व अधिकतम होता है, ये कौन सा ताप होता है? तो ये ताप होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा 4 डिग्री सेल्सियस। 30 नंबर देखिए, 30 में कहा गया है कि निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? तो होती है पानी की, तो ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा पानी। इसके बाद देखिए 31 नंबर क्या है, 31 में क्या कहा गया है कि न्यूनतम संभव ताप है, न्यूनतम संभव ताप कितना है? -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, -273 डिग्री सेल्सियस। 32 में क्या कहा गया है, 32 में बात की गई है कि ठोस में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किस विधि से होता है? तो होगा ऑप्शन सी वाला करेक्ट, चालन से होता है, ठीक है। ऊष्मा का संचरण ठोस में कैसे होता है? चालन विधि के द्वारा होता है।
आगे देखिएगा 33 नंबर क्या है, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा कैसी होती है, कम होती है, अधिक होती है, या एक समान या नहीं होती है। तो यहाँ पर दोस्तों करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, अधिक होती है। क्या होगा इसका आंसर कि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है। 34 नंबर को देखिएगा, 34 में कहा गया है कि सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है। तो दोस्तों इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वाला, विकिरण के द्वारा है, ठीक है, विकिरण से। 35 नंबर क्या है, 35 में कहा गया है कि प्रकाश है अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, ए एवं सी दोनों। तो कौन सा होगा, ए वाला भी होगा, सी वाला भी होगी। तो ऑप्शन डी वाला होगा करेक्ट कि ए एवं सी दोनों। प्रकाश कैसी तरंग है, एक अनुप्रस्थ तरंग भी और विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। इसके बाद देखिए 35 के बाद 36 नंबर क्या है, 36 नंबर में कहा गया है किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। तो होती है निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा निर्वात। 37 नंबर को देखिएगा, 37 में कहा गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात प्रकाश की चाल होती है, देखिए ये लिखा है ऑप्शन नंबर सी वाला होगा करेक्ट कि 300, फिर आपका मतलब क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 लाख, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। और अगर मीटर प्रति सेकंड बात क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसके लिए या तो अगर मान लीजिए अगर आपको दिया था 3 × 10⁸ तो ये सही होता, और नहीं तो आपका सही है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इसे कहा जाए कि इसे घात में कितना होगा, तो हो जाएगा 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद देखिए आगे क्या है, 38 नंबर में कहा गया है किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक होता है बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, सबसे अधिक होता है। और अगर मान लीजिए बात की जाए कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो होता है लाल रंग के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, बैंगनी। 39 में कहा गया किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होता है, बैंगनी का होता है। तो इसके लिए भी करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, बैंगनी। 40 नंबर क्या लिखा हुआ है, 40 में कहा गया है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला दिखाया जाता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसके लिए गलत हो गया, अपवर्तन नहीं होगा, प्रकीर्णन, ठीक है, क्योंकि बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए फैल जाता है चारों दिशाओं में। और आकाश का रंग हमें लाल दिखाया जाता है, मतलब आकाश का रंग नीला दिखाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण। और प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फैलना। और फैले कौन सा रंग, जिस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा, किसका होता है, बैंगनी का। तो वही रंग आपको आकाश में भी चमकता है। इसके बाद देखिएगा 41 नंबर क्या है, 41 नंबर में आपसे कहा गया है यहाँ पर कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण कौन सा है। हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, कांच में आई दरार का चमकना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर दोस्तों इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होंगे आप सभी होंगे जाएंगे। हीरे का चमकना ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना ये भी होता है, और कांच में आई दरार का चमकना। तो ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर को देखिए, 42 में बात किया कि यहाँ पर वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, अवतल दर्पण। इसके बाद देखिएगा 43 नंबर क्या है, 43 में कहा गया है कि वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक की सीट के पास किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए क्या आता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग, ठीक है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 44 नंबर देखिए, 44 नंबर में कहा गया है कि आकाश में तारे टिमटिमाटे क्यों दिखते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर ए वाला, प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसके बाद देखिए 45 नंबर क्या है, 45 नंबर को पढ़िएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है सूर्य से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है। तो ये होता है बैंगनी रंग का। तो ऑप्शन डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, बैंगनी। 46 नंबर देखिए, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है। तो कहा जाता है देखिए लाल, नीला, हरा, इन सभी को कहते हैं प्राथमिक रंग। तो ऑप्शन होगा डी वाला करेक्ट, इन तीनों को, ठीक है, लाल, हरा और नीला। इसके बाद देखिए 47 नंबर क्या है, 47 में आपसे कहा गया है कि मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। कार्निया, प्यूपिल, रेटिना, इनमें से कोई नहीं। तो रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा रेटिना। 48 देखिएगा,
निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करना चाहिए। आप सभी को पता होगा कि देखिए निकट, अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है, तो जो बीच में मोटा होता है किनारों में पतला होता है उसे कहते हैं उत्तल लेंस, और जो इस प्रकार से होता है, मान लीजिए इस प्रकार से बीच में पतला किनारे में मोटा होता है उसे कहते हैं अवतल। तो बात की गई निकट दृष्टि दोष, तो निकट में आपको देखना है ये वाला निकट है, तो निकट के लिए किस लेंस का उपयोग करेंगे, अवतल लेंस का। अगर आपको पहचानो तो आप बता सकते हैं कि निकट दृष्टि को दूर करने के लिए आपको अवतल लेंस का उपयोग करना होगा। और देखिए आगे बात क्या की गई है, 49 नंबर में कहा गया है कि दूर दृष्टि दोष, तो दूर होगा इस प्रकार से अवतल बनेगा यहाँ पर, तो इसमें दूर हो गया है, तो इसके लिए प्रयोग करेंगे हम लोग अवतल लेंस, अवतल नहीं उत्तल लेंस का, ठीक है। तो दूर के लिए उत्तल और निकट के लिए अवतल। तो देखिए इसके बाद 50 नंबर क्या लिखा हुआ है, आपके लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए 50 नंबर। 50 में कहा गया है कि सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, मतलब ऐसी दूरी जहाँ पर रखी वस्तु को हम लोग स्पष्ट पढ़ सकें, देख सकें, तो वो होती है 25 सेमी। तो ऑप्शन डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा 25 सेमी। दोस्तों इस प्रकार से हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है, और दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको एयरफोर्स बायोग्राफ के लिए मॉक टेस्ट चाहिए तो आपको हमारे चैनल पर सभी प्रकार के मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।